नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। किसी ने कितना खूब कहा है, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो। ज़माने में कई अनकहे अनसुने से दर्द हैं, कभी बैठो कुछ सुनो कुछ कहा करो। हम सब अपने लिए जीते हैं, भाग दौड़ ही कुछ ऐसी है, दूसरों के लिए बैठ के सुनने का समझने का वक्त ही नहीं होता कि किसकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, वो खुश है या दुखी है, कुछ बांटे उसका गम या खुशियाँ फैलाएं। समय कहाँ मिलता है, क्योंकि हम तो अपने आप में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, तभी तो ये दुनिया बेहद खूबसूरत है और इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाते हैं चंद्रभान लालचंदानी जैसे लोग। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं चंद्रभान लालचंदानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं चंद्रभान जी, इससे पहले मैं एक बार हमारे दर्शकों को और बता दूं, ऐसे तो आपके बारे में जो भी बातचीत करेंगे उनके बारे में, उनका जो पूरा सफ़र है, ज़िंदगानी किस तरह से कट रही है, किस तरह से आगे बढ़ी, वो उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि पेशे से आप एक व्यवसायी हैं, लेकिन समाज सेवा में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और बहुत पहले से। आप रोटरी ट्रस्ट जो है उसके चेयरमैन हैं फ़िलहाल, और इससे पहले भी रोटरी क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं और कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिससे लगातार आप जुड़े हुए हैं। एक बहुत लंबा सफ़र तय कर आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं चंद्रभान जी, लेकिन सफ़र जो है कभी भी आसान किसी के लिए भी नहीं होता और इसी तरह से कहीं ना कहीं सफ़र की शुरुआत भी होती है। मुकम्मल एक मंजिल तक पहुंचने से पहले एक स्टार्टिंग भी तो ज़रूरी होती है। तो आप कहां से हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, कुछ बैकग्राउंड में जाके, फ्लैशबैक में जाकर हमें बताने की कोशिश करें। यह सब चीज़ें जो सेवा की आपने बोली, ये सब हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिली। बिल्कुल हमारे बुज़ुर्ग सिंध से यहाँ जब आए थे जी। तो तकलीफ़ें उन्होंने सही जितनी हम नहीं सह पाए। जी, मुश्किल दौर रहा होगा वो निश्चित। बहुत मुश्किल, डेफिनेटली। और किससे हमारी दादी माँ वगैरह भी हमें बताती थी। तो हम जॉइंट फैमिली में ही पैदा हुए, जॉइंट फैमिली में ही रहे। तो आप समझ लीजिए, तो मैं तो बहुत पुरानी बात 60s की कर रहा हूँ। उस वक़्त भी जैसे हमारी, मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी टाकीज़ भी हमारी थी, सबसे पुरानी टाकीज़, जो यहाँ आके हमारे पिताजी ने नहीं, दादाजी ने खोली थी और सब लोगों को साथ लिया था, सिंधी समाज को। ये सेवा तो हमारे दादाजी ने शुरू से चालू कर दी कि जब वो टाकीज़ बनाई थी तो कम से कम 50 लोगों को साथ पार्टनर किया और वो काम चालू किया कि सबको कुछ ना कुछ मिले। वो कभी नहीं उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ मिले, वो सोचते थे सबको मिले। इस तरीके से उनकी ये चालू हुई। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद 65 में हमारे फादर ने ये सब पूरा संभाला। तो मैं ज़्यादातर फादर के साथ रहता था। तो उनकी दिनचर्या वगैरह देख के किस तरीके से वो अपने स्टाफ से, सबसे कैसे बात करते हैं। और फिर उन्होंने धर्मशाला बनाई थी करीब 68-60 भोपाल में नूर महल कर के बाज में अशोक कॉलोनी था, वहाँ पर जब धर्मशाला बनाई तो वहाँ पर शादियाँ वगैरह जितने भी गरीब लोग होते थे उनकी करवाना। फिर उस ज़माने में समझिए कि ये टेंट वगैरह वाले भी एक आध दो भोपाल में हुआ करते थे। तो उन्होंने धर्मशाला बना के उसमें बर्तन भी रखवा दिए और बिस्तर भी रखवा दिए। आज तो होटलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, सारी व्यवस्था वहाँ पर मिले। व्यवस्था। और इस तरीके से क्या होता था, कभी कभी बाढ़ आ गई भोपाल में, तो जिस इलाके में बारिश पड़ी या किसी का घर टूट गए, उन सबको फिर यहाँ पर रुकवाते थे और सबको खाना पीना वगैरह करते थे जब तक बाढ़ फिर ख़त्म नहीं हो जाए। ये सिलसिला वहीं से चालू हुआ। और मुझे तो 92 का वो जब दंगे हुए थे भोपाल में, वहाँ से एक्चुअल में हमारा दिल जो है एकदम कांप गया था कि किस तरीके से जो हमारे भाइयों की तरह लोग एक रहते थे, कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तब वो भी एक बहुत मुश्किल और ख़राब दौर कहें हम भोपाल के लिए था, भोपाल वासियों के लिए था। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम सब आपस में भाई है, और उस भाईचारे की एक मिसाल भी हमारे इस शहर ने उस दौरान उसको ख़त्म करते हुए ज़रूर एक स्थापित की थी। तो आपका, आपके परिवार का भी निश्चित तौर पे उसमें योगदान रहा होगा कि किस तरह से हम लोगों को एक बनने के लिए एक संदेश दें। जी बिल्कुल, काफ़ी योगदान ये रहा कि हम ईदगाह पे रहते हैं। तो उस वक़्त भी हमारे आजू बाजू, हम ये नहीं कि हम
सिर्फ हिंदू और सिंधी और यहाँ पंजाबी रहते थे, साथ में मुस्लिम भी रहते थे। जी। तो जब ये कर्फ्यू वगैरह होता था तो ईदगाह पे थोड़ा सा ढीला रहता था, वहाँ पर ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होती, सबको मालूम था सब अच्छे लोग हैं और कोई एक दूसरे के। जबकि मुस्लिम समाज डरा हुआ था, तो मेरे दीवार लगी हुई भी थी, सब थी, तो हम उनको घर से निकाल निकाल के, जैसे दूध आ गया तो कहते थे दूध लो, ब्रेड आ गई तो ब्रेड लो, गैस के हम लोगों ने उस वक्त सिलेंडर बुलवाते थे बांटने के लिए, उनको भी देते थे। और हमने कहा डरो मत, जब तक हम लोग हैं कोई यहाँ पर कोई चीज़ नहीं। तो इस तरीके से वो भी हम लोगों के साथ, और हमारा पूरा ईदगाह हिल का जितने लोग थे, मतलब जिस कौम के भी थे, सब लोग साथ में एक दूसरे का साथ देते। यही भोपाल की जी, स्पिरिट शांत। भी है, यही सिर्फ भोपाल की नहीं, हमारे पूरे प्रदेश की, हमारे समाज की, हमारे देश की स्पिरिट भी है कि हम अंततः ये संदेश देने में बिल्कुल सफल हो जाते हैं कि हम सब एक हैं। इसलिए किसी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि माहौल को आपके जैसे लोग ही खुशनुमा और निर्भीक बनाते हैं सभी के लिए। तो चंद्रभान जी, इसके बाद जिस तरह से, मतलब हम हमेशा ये चीज़ सुनते हैं कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनकी फैमिली में बिजनेस दौड़ता है, जाहिर सी बात है। एक जैसे आपने भी कहा कि आपके दादाजी ने लक्ष्मी टॉकीज शुरू की, दूसरे उनके बिजनेस थे, फिर धीरे धीरे आपके पिताजी ने, फिर आपने, और हो सकता है आपकी बाद की पीढ़ियों ने भी बिजनेस को अपनाया। लेकिन इसके पीछे एक और बात जो आपने कह दी, जो थोड़ी छुप सी गई, वो ये भी थी कि सिर्फ बिजनेस ही डीएनए में फ्लो नहीं करता। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे दादाजी ने सिखाया, वो हमने भी उसको आगे बढ़ाया, वो शायद आपकी आगे की पीढ़ियां भी आगे बढ़ाए। एक संयुक्त परिवार में आप रहते थे, तो संयुक्त परिवार का भी बहुत आप पर असर पड़ा होगा। जब मैं कहती हूँ ना कि दूसरों के दर्द सुनना, सहना, समझना मुश्किल होता है कई बार लोगों के लिए, लेकिन चूंकि जब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, आसपास ही आप इतना कुछ देख लेते हैं, तो एक विजन बदलता है। डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। फ़र्क संयुक्त परिवार में ये है कि हम 5 भाई हैं। जी। तो फादर ने ये कर लिया था कि हमारे जो सबसे बड़े ब्रदर, वो सामाजिक काम करेंगे और कहीं भी शादी ब्याह वगैरह तो वो जाएंगे पहले। अच्छा, करेंगे? हाँ, करेंगे। ऑर्डर? तो वही करते थे। वाह। क्योंकि हमारे दादाजी के साथ भी हो रहा है। तो इस तरीके से सबका काम बांटो। हम लोग दुकान पे बैठते थे, पहले मैं दुकान पे बैठता था, जो इलेक्ट्रिकल्स नाम से दुकान थी बिजली की, मैं वहाँ बैठा, और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट लाइन में आया, कंस्ट्रक्शन में आया। तो मेरा इंटरेस्ट बहुत था। तो इंडस्ट्रीज थी, जैसे यूनियन कार्बाइड थी, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट थी। मेरे समझिए कि वहाँ पर भी जितने स्टाफ वगैरह थे खास, ऐसा लगता है जैसे भाई हैं। वहाँ भी माहौल हमने ऐसा ही बना रखा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मतलब एक बिज़नेस तो होता ही है, बिज़नेस के साथ भाईचारा ज़्यादा हमने पैदा किया वहाँ पर। तो इस तरीके से चलता रहा, फिर कंस्ट्रक्शन का होता रहा, और हमारी फैमिली में भी एक दूसरे के साथ सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। तो फादर उस वक़्त सेवा में ज़्यादा लगे रहते थे। अच्छा। वो आराम से बैठते थे, 1-2 घंटे काम में ज़रूर हम लोगों के ऊपर नज़र रखते थे, फिर अपने उन्हीं कामों में लग जाते थे। वाह, तो कहीं ना कहीं वो सब आपने जो कि बचपन से देखा है, इसलिए वो एक तरह से आपकी रगों में भी है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, किस तरह से उसमें आप काम करते हैं? सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया से मैं ज़्यादा साल तो नहीं है, सिर्फ 10 साल ही हुए हैं जुड़े 10 साल, लेकिन एक दशक भी होता है। जी। तो पहले सिंधी काउंसिल जब गया तो मेरे सेवा भाव ब्लड में था ही। जी। तो हम लोग गए बाहर घूमने करने, तो फिर अपने समाज के कई लोगों से इंटरनेशनली संबंध हुए। कभी दुबई में इसकी मीटिंग होती थी, कभी हांगकांग में होती थी, कभी LA में होती थी। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में होती थी। तो मेरे में क्या देखा, तो उनके जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, हमारे जो पहले समझिए कि सुरेश केसवानी जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, तो उन्होंने मुझे कहा भाई तुम कर ही रहे हो तो स्टेट के अध्यक्ष बन जाओ। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं अभी बहुत 2-3 साल हुए हैं, पर वो माने नहीं कि 2-3 साल से मतलब बने। तो उन्होंने बना दिया। तो फिर उस तब से हमारा ये काम चलता रहा। तो नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हम लोगों का संबंध रहे, और कोशिश करते थे कि किसी भी तरीके से हमारे समाज को तवज्जो मिले, और जो हमारे जैसे सिंध हमसे छूट गया था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा बनाए कि सिंध की याद वो भूल के यहाँ पर सिंध बना लें। और ऐसे भी रूट्स कभी काटे नहीं जा सकते। नहीं जाते, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की।
मैं इनसे भी मिले थे, हम लोग सब मिलके। आपके आजकल होम मिनिस्टर हैं, ओ सॉरी डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो इनसे भी 2 बार मिले। इन्होंने भी कहा हाँ आप लोगों की बिल्कुल सही, आप लोगों को करना चाहिए। और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारे मोदी जी जिस वक्त सीएम थे गुजरात के, तो वहाँ पर भी अहमदाबाद में मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि साहब जब सिंधी यहाँ आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप ज़मीन ले लीजिए हमारे नेताओं को। हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे, हम तो भोपाल में पैदा हुए। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो शक्कर में बन के रहेंगे और पानी में या दूध में मिला तो पूरे हिंदुस्तान में हम तो फैल जाएं। तो उन्होंने उस वक्त ऐसा कहा, ऐसे सब लोग फैल गए। तो ये बात थी तब की, पर अब सबको याद आता तो है। खीर की जो मिठास है, अगर हम कहें कि पूरा भारतवर्ष जो है वो खीर है, तो खीर की जो मिठास है ये आप सब हैं और वो तमाम लोग हैं जो मिलके भारत को बनाते हैं। तो उनका कहना है हम पहले भी तो, सिंध भी तो भारत में था ना, हम तो उसी में थे। तो इस तरीके से आगे चला। और इस बीच में हम लोगों ने डिमांड भी रखी कि हम लोग एक ऐसी जगह यहाँ पर दी जाए जहाँ पर सिंध जैसा कोई करें। इसी बीच में मुझे, जैसे हमारे गुरुजी हैं संत जी, उनका भी बहुत बड़ा साथ मिलता है। भीलवाड़ा में थे हमारे संत जी, जो कि अब तीसरी पीढ़ी उनकी, हिंदुस्तान में तीसरी पीढ़ी, वैसे तो काफ़ी पीढ़ियाँ हो गई। तो उनका भी सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है, साथ भी मिलता रहा है, सब चीज़ें मिलती रही। अब वो महामंडलेश्वर भी हो गए हैं, प्रथम महामंडलेश्वर हम कहें अगर सिंधी समाज के, पर है महामंडलेश्वर समाज का कभी नहीं होता है, होता है। उनका सहयोग मुझे बहुत मिला है अभी। पहले पिताजी तो इसी तरह उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद मिलता रहे और लगातार उसमें आप काम करते रहे, ये हम चाहेंगे। अच्छा, रोटरी ट्रस्ट जो कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके भी आप चेयरमैन हैं फिलहाल, इससे पहले भी आप उससे जुड़े रहे। लोगों की सेवा में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई आयोजन होते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें जानकारी है कि आपने विशेष कार्य किया है ट्रस्ट में रहते हुए, या दूसरे तमाम जो कार्य हैं आप इस ट्रस्ट के साथ जुड़कर जो करते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। स्वच्छता ये है कि सबसे पहले रोटरी में एक बात होती है, अपने ऊपर लेते हैं। कहते हैं पहले हम लोग ठीक हो जाएं, तभी किसी और को कर सकते हैं। स्वच्छता से पहले भी हम लोगों ने किया था कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक सही रहेगी तो सब चीज़ें सही रहेंगी। तो हम अगर गलती करते थे, कभी सीट बेल्ट नहीं बांधते थे, तो हम पैसे निकाल के रख देते थे कि ये इकट्ठा करके फिर ट्रैफिक में किसी न किसी प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे। हर मेंबर अपने आप देता था, पुरानी बात है, 10 साल हो, पर वो भी किया हमने। फिर ट्रैफिक के लिए बीच में हम लोगों को बुलाया गया कि साहब आप सबको स्टूडेंट्स वगैरह को लेके चौराहे पे खड़े होके आप लोग ट्रैफिक का कंट्रोल करिए, वो भी हम लोगों ने किया था। स्वच्छता के पीछे हम लोगों ने बैनर्स वगैरह लगाए, और पहले जो स्वच्छता है हम लोग अपने परिसरों से चालू करते हैं। हम अपने आप के जितने रोटेरियन हैं, करीब 12 लाख रोटेरियन हैं जैसे, तो सभी लोगों में ये मैसेज गया कि साहब आप स्वच्छ रहो। और मेरे ख्याल से रोटरी में जो शपथ भी एक ली जाती है छोटी सी, वो भी है कि पहले हम करें फिर वो चीज़ आगे हाँ हम करें और विश्वास के साथ करें, और हम किसी को भी परेशान नहीं करें और हर किसी की मदद करें। हाँ ये तो है ही। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ में भी काफ़ी कुछ कैंप्स लगाए जाते हैं। जी, हेल्थ में तो आप पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है पूरे इंडिया में चल रहा है, नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है जी, ये रोटरी की देन है। इसकी स्टार्ट जो है रोटरी ने की 2002 या 2003 में, मुझे जो याद आ रहा है, जब मैं काफ़ी, उससे पहले का याद नहीं है। और उस वक्त हम लोग गांव-गांव जाते थे। करीबन 20 साल हो गए हैं जी, 2001 या 2 की, पर उससे पहले के हम लोग गांव-गांव जाते थे जी। तो गांव-गांव जाके हम लोग ये जो था अपना पल्स पोलियो के जो ड्रॉप्स थे वो जाके पिलवाते थे, और दोपहर को सबके लिए सैंडविचेस वगैरह ले जाते थे, कोई भूखा भी नहीं रहे। और जो पिलवाने आते थे उनको टॉफीज़ वगैरह भी देते कि बच्चे हैं, ज़्यादातर जो झुग्गियों में या स्लम में रहते थे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो अमीर आदमी है वो तो वैसे भी इतना एजुकेटेड रहता है कि अपना काम खुद कर लेता है। मेन सेवा जो है
इन्हीं में घरों में जाके करनी जी। पड़ी, उनको निकलवाते थे। उसमें कई लोगों ने साथ दिया, मतलब रोटरी ने तो किया फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिर अपना प्रोग्राम बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता ही है, लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता मतलब गया। आज की तारीख में एक भी यहाँ पर पल्स पोलियो वाला एक भी डिटेक्ट नहीं हुआ है कि अब कोई हो। पिछले मेरे ख्याल में 2 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी और बहुत अहम बात भी है। इनफैक्ट पूरे भारत में ही अगर हम देखें तो पोलियो का अब कोई इस तरह से केस नहीं है, लेकिन लगातार ये अभियान चलाए जाते हैं ताकि फिर से वायरस है वो कभी अटैक ना करें। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। अच्छा चंद्रभान जी, आपसे सेवा पर, समाज सेवा पर तो बात हो ही रही है, आपके सफ़र पर बात हो रही है, आपके क्या दूसरे शौक है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको हम सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दें। पिछले साल ये जो बिल है ये पारित हुआ, और ख़ास बात ये है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा हम किस तरह से सुनिश्चित कर पाए, इसको उसमें और बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। आपको भी जानकारी होगी कि पुत्र वधू जो होती हैं, बहुएं जो होती हैं या दामाद जो होते हैं, पहले वो संतान की परिभाषा में नहीं आते थे, फिर उनको भी इस परिभाषा में लाया गया कि बहुओं की भी अब जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सास ससुर की देखभाल करे, जो दामाद हैं उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सास ससुर की देखभाल करे। अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे सीनियर सिटीजन्स पर, वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं उन पर, तो उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, सज़ा का भी प्रावधान है, और दोनों का प्रावधान है। मतलब जुर्माना और सज़ा दोनों एक साथ हो सकती है। ऐसे में जो लॉ है वो और ज़्यादा कड़े किए गए हैं। एक और जो बहुत अच्छी बात है वो है एक हेल्पलाइन नंबर भी। जिस तरह से हम जानते हैं ना कि पुलिस से बात करनी हो तो 100 हम डायल करते हैं, 101 डायल करते हैं, एम्बुलेंस या दूसरी तमाम सुविधाओं के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर बनाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। हर राज्य इसमें अपना काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में भी इसमें काम चल रहा है, और बहुत जल्द एक ऐसा नंबर हम सबके सामने होगा जिस पर हमारे सीनियर सिटीजन्स किसी भी मुश्किल के वक्त वो उस पर बस कॉल कर देंगे और सहायता, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो या पुलिस हेल्प हो या किसी और तरह की हेल्प हो, उनके पास पहुंच जाएगी। तो लगातार कानून भी जो है वो अपना काम कर रहा है ताकि जो स्थिति है वो और बेहतर हो सके। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जब उम्र के एक पड़ाव पर हम पहुंच जाते हैं, ये कहते तो हम सब हैं और होना भी चाहिए कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो सिर्फ एक नंबर है। मैं नहीं जानती आपकी एज क्या है, लेकिन मुझे लगता है मेरी उम्र से थोड़ी तो बड़ी होगी ही, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं। तो अगेन एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो सिर्फ एक संख्या है। आपके दिमाग में आप अपने को, अगर मैं अपने को 20 साल का मानूं तो शायद मैं 20 साल जैसी हरकतें करने लगूंगी, अगर मैं 60 साल का मानूं तो उस तरह से बिहेव करने लगूंगी। लेकिन फिर भी आप जिस तरह से एक्टिव रहते हैं वो एक्टिवनेस हर एज में होनी चाहिए। तो उस तरह से एक्टिव रहने के लिए आप क्या करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे तमाम जो लोग सुन रहे हैं वो सीनियर सिटीजन्स हो या ना हो, कभी ना कभी तो होंगे, तो उनके लिए वो बहुत काम आएगा। तो किस तरह से आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं? समाज सेवा तो है, लेकिन दूसरे भी कुछ शौक होंगे आपके चंद्रभान जी? शौक तो उम्र के साथ बदलते रहते। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल। जी, मैं बचपन में हम खेल कूद में ज़्यादा रहे जी, स्कूलिंग की ही। हाँ। तो मैं कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ा, लेकिन जो कहते थे बड़े ब्रदर कर लेते थे। फिर एक सिंधी स्कूल में पढ़ा, फिर मैं अपना मॉडल में पढ़ा। इस तरीके से स्कूल भी चेंज किया, फिर पॉलिटेक्निक तक गया। हाँ। पर कुछ ऐसी बात हुई कि वापस हमें दुकान पे बैठना पड़ा, परिस्थितियाँ थी। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल के शॉप थे यहाँ पर। हाँ। उन पर, और जो आपने कहा ना कि एक्टिविटीज़ या शौक तो सही में अगर मैं बोलूँ तो हमने देखे नहीं, और हर शौक पूरा किया। वाह, इसकी गूढ़ में क्या है, मतलब इसका राज क्या है? मतलब ये है कि बचपन से ही दुकान पे बैठना पड़ा, इसलिए कोई और शौक तो थी नहीं। बाकी मतलब जितने लोग सुनाते थे वो हमने कहा कि यार ये सब तो हम कर चुके हैं। अच्छा। मतलब अपने मर्जी से नहीं किए, हो जाते थे, लेकिन वो हो जाते थे। तो शौक कभी पाले नहीं, लेकिन वो पूरे जरूर हो गए, और किसी चीज के पीछे पड़े नहीं। और सबसे बड़ी है कि शादी भी जल्दी हो गई। शादी मेरे 55, तो किसी के पीछे पड़ने की नौबत भी नहीं रही। 55 का बर्थ है, 75 में शादी हो गई। अच्छा। तो क्यों दुकान पे बैठते थे भाई, चलिए सब हो गया, जो बड़े बोलते थे वही करते थे हम लोग। जी जी। लेकिन एक कमाने का शौक बहुत था कि कमाना है और फैमिली को आगे बढ़ाना है, एक ही सबसे ज्यादा था। तो आप बहुत फोकस्ड थे? फोकस यही था।
और बिजनेस भी मैंने चेंज करता रहा कि नहीं मैं आगे बढ़ूंगा और सबको भला होना चाहिए। तो फादर भी सहयोग देते, चलो ठीक है। काफ़ी उनका भी मुझे सपोर्ट मिला, इसमें कोई वो नहीं, फैमिली का भी मिला इसमें भी। तो कहने का मतलब ये शौक जो है ये पाला नहीं जाना चाहिए। जी, जी। मेरे दोस्त हर तरीके के थे, हाँ, हाँ। ऐसे नहीं कोई सिर्फ अच्छे दोस्त थे या देने वाले, अच्छे बुरे सब थे। मैं तो कहता था कि मेरे साथ आप अच्छे रहो, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है। वाह। तो उनको हम सिखाते थे। वाह। ये मैं शराब आपने पीने वालों बहुत के साथ बैठता था तो कोशिश करता वो छोड़ें। वाह। मुझे नहीं अच्छी पिला बात है पाया कि कोई आज हम तक। जब किसी के साथ बैठे तो तो उनको ठीक हमारी करें। खुशबू जो है दूसरों तक पहुंचे और वो हमसे अच्छी कुछ जी। चीज़ें ले सके और हम उनसे कुछ अच्छा ले सके। अच्छा चंद्रभान जी, आपने अपने इस पूरे बातचीत में एक जो फ्रेज़ है वो बार बार दोहराया कि बड़े जो कहते थे हम वो मानते थे, लेकिन समय बदल रहा है। ऐसे में कहूँ तो कार्यक्रम का समय भी अब बहुत कम बचा है, तो बहुत संक्षिप्त में मैं जानना चाहूँगी, इस बदलते दौर में बहुत सारी चीज़ें आपने भी बदलते हुए देखा होगा, और ये जो फ्रेज़ है ना जो आप कह रहे हैं कि हमने तो जो बड़ों ने कहा वो सुना वही किया, क्या अभी भी वो रह गया है या अभी वो रहना चाहिए, अभी भी वो होना चाहिए? इस पर आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये है कि एक्सपीरियंस हमेशा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तभी होता है जो खुद भुगता हुआ हो या देखा हुआ हो। जी। पढ़ाई से या लिखाई से या आपके आपने बोला न्याय जो मिलता है या इन बिल्कुल, जो चीज़ों से कानूनी प्रक्रिया होती एक्सपीरियंस है। नहीं आता। जी, एक्सपीरियंस आता है भुगतने से जी। या देखने से, या कोई ऐसा मिल जाए जो करे। तो आज जो आपने बुजुर्गों की बात की मिसाल के तौर पे मैं जी। उस पे आता हूँ। जी। तो बुजुर्ग पहले सिर्फ शिक्षा ही देते थे, हम मानते क्यों थे कि हमने देखा वो अच्छा ही कर रहे हैं। ये नहीं कि हम दिमाग से नहीं काम करते थे, पर हमें रोकने वाले वही होते थे, नहीं ये रास्ता गलत है, उस रास्ते मत जाओ, ये करो। ये बहुत छोटे ही इसकी मिसाल देता हूँ। मैं 24 साल में मैंने कहा मुझे कंस्ट्रक्शन का काम करना है, पिताजी ने मना कर दिया। कहने लगे वो करोगे तो इस छोटी सी एज में उस वक्त बहुत था कि शराब पीने लगता है आदमी, उसमें कर जाता है। हमारी फैमिली में एक थे हमारे चाचा जी, बिल्कुल, तो इसलिए तो इस वजह से उन्होंने कहा नहीं। जब मैं 28-29 का उन्होंने कहा अब करो, अब तुमने न पियोगे न करोगे, मतलब जो कि एज तक निकल एक गया। ठहराव आ तो जाता उनकी है जो है जिंदगी में। बुजुर्गों की ये शिक्षा काम आती है। जी। हो सकता है मैं पहले जिद करता या करने लग जाता, मैं पीने लगता, तो इसलिए वो बाकी 90% या 80% बुजुर्ग अच्छी ही शिक्षा देते थे अपने बच्चों जी, को। जी। कोई ऐसा नहीं देते थे कि उनको गड्ढे में डालें। कुछ तो अपवाद है, 5-10% वो तो तो हाँ, होते वो हैं कुछ। हर समय हर जगह ये होता है। ज़रूरी नहीं है कि खराब आदमी का बेटा अच्छा नहीं निकला हो, वो भी निकल पड़ता है अपनी जी, उससे। जी, जी। तो मुझे लगता है आज की जो पूरी हमारी बातचीत हुई ना, इसमें से हमें ये टेक अवे एक ज़रूर लेना चाहिए कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो सुनना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए भी क्योंकि वो हमसे जितने बड़े हैं उन्हें एक्सपीरियंस जो कह रहे थे चंद्रभान जी, वो हमें उससे ज़्यादा है। तो मान के चलिए कि वो जो कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है, कुछ तो उसमें बात है, तो उसको अमल में लाइए और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताइए, यही हम सब भी चाहेंगे। चंद्रभान जी, बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई। आप इसी तरह से स्वस्थ रहे, समाज की सेवा में लगे रहे, यही हम चाहेंगे और बार बार हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े। आपसे बातचीत करने में बहुत ही आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने शुक्रिया के लिए। सबका। मैं भी सबको यही बोलूँगा, समाज का, अपने अपने समाज का पहले अपनी बोली का ध्यान रखिए जो जिस समाज में है, लेकिन उसको किसी पे थोपिए मत और उसका नाजायज फ़ायदा भी मत उठाइए। जी, जी। सबका भला हो, बस ये एक ही चीज़। वाह, बहुत अच्छी बात। और एक बहुत खूबसूरत शेर भी है इस पर कि देखभाल के लफ्ज़ों को खुद से जुदा करो, देखभाल के लफ्ज़ों को खुद से जुदा करो, आती नहीं है फूल से खुशबू गई हुई। तो जो एक बार बोल दिया, जो एक बार कर दिया, उसे हम वापस मिटा नहीं पाएंगे, कोई रेज़र हमारे पास नहीं है। इसलिए बहुत देखभाल के बोलिए, बहुत देखभाल के, जो आप करना चाहते वो करिए और इसी तरह से लगातार हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अब मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।